बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज रहीम यार खान में जलसा आयाम से खिताब किया। तवील तरीन तकरीर की जिसमें मुख्तलिफ वीडियोज़ भी उन्होंने दिखाई और हवाला जात दिए, मुआशी तकाबुली जायज़ा भी बयान किया अपनी हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत का, बताया कि पाकिस्तान इस वक्त कितने करंट अकाउंट डेफिसिट का शिकार है और आने वाले दिनों में मजीद कितने गंभीर सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है। उनका ये मानना है कि जब आप कशकोल लेकर आलमी दुनिया के सामने जाएंगे तो वो जो आपको पैसा देंगे वो मुफ्त में पैसा नहीं देंगे, उसके बदले वो फिर आपसे सिफारिशात भी करेंगे, आपको अहकामात भी जारी करेंगे, आप एक महकूम कौम बन जाएंगे, आप उभर के सामने नहीं आ सकते, आप अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी तरतीब नहीं दे सकते। उन्होंने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों को दिए गए इंटरव्यूज़ थे उनके शॉर्ट क्लिप भी चलाए जिसमें उन्होंने ये बताया कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो आलमी दुनिया के सामने रो रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी मुश्किल हालात का शिकार है, तो ये एक बात का ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुस्तहकम नहीं है। उनका यह भी कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने की इतलात भी हैं, नवाज शरीफ तुम वापस आओ, तुम्हारा शानदार इस्तिकबाल होगा। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि आज के ही जलसे के अंदर उन्होंने अपनी नई तहरीक का ऐलान करना था, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, उसकी तारीख देनी थी, लेकिन आज भी उन्होंने तारीख नहीं दी। उसकी वजह क्या है? उनका यह कहना है कि जब मैं कॉल दूंगा तो उस कॉल के बाद, उस धरने के बाद कोई धरना नहीं होगा। मैं पाकिस्तान के तूल ओवर्स में 51 से ज़ायद जलसे कर चुका हूं। इतनी गर्मी में अवाम की जो मकबूलियत है, अवाम का जो आना था, अवाम का जो जोश खरोश था, ये इससे पहले मैंने नहीं देखा। इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन बात का आगाज़ जलसे के हवाले से करते हैं। राना साहब समझते हैं खान साहब ने किस सियासी मसलहत और मंतिक के तहत आज के जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, याद करें मैंने आपको कहा था कि खान साहब इनको थका थका के मारेंगे। खान साहब इनके साथ वो करेंगे जो ये सोच भी नहीं सकते। खान साहब इस तरीके से करेंगे और जलसे या जुलूस की कॉल सिर्फ 24 घंटे पहले दी जाएगी, जो आज उन्होंने कहा है कि अचानक आपको कॉल दूंगा, सिर्फ 24 घंटे पहले। वो इनके साथ वो कर रहे हैं कि ये बेचारे हर रात सोने से पहले डरते नहीं जिस तरह कोई कि वो देखो शेर आ गया, वो देखो फलां आ गया, खान आ गया, खान आ गया, चारों तरफ अपने बंदे खड़े कर लें, चारों तरफ कंटेनर लगा लें, खान साहब ने सुबह आना, वो सुबह आते ही नहीं। खान साहब इनको थका रहे हैं, खान साहब इनकी बहुत सी चीज़ों को सामने ला रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज पहले ऐलान का फ़ैसला हो चुका था। चलें मैं आपको बड़ी ख़बर देता हूँ। फ़ैसला हो चुका था कि आज ऐलान कर दिया जाए, चाहे वो 12 ऐलान होना था 12 रबीउल अव्वल के बाद का, कि 12 रबीउल अव्वल के बाद एहतजाजी तहरीक चलेगी और इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद रबीउल अव्वल शुरू हो रहा है, रबीउल नूर है वो। तो ये फ़ैसला जो है वो हो चुका था। दूसरी तरफ क्या पता चला कि एक इतला मिली, ये मैं आपको बड़ी ख़बर दे रहा हूँ यासर, इतला मिली कि एक मजहबी जमात को तैयार किया जा रहा है कि अगर खान साहब कॉल देते हैं तो आपने भी उसी वक्त इस्लामाबाद कॉल दे देनी है। और फिर होना क्या था कि दोनों इतराफ़ से लोगों ने वहाँ पहुँचना था और एक प्लान के तहत झगड़ा होना था, झगड़े में खून खूनी तसादम होना था और उससे नुकसान होना था, जिसके बाद आपको पता फिर मकसद पूरा हो जाना था। यानी दोनों सियासी जमातों के साथ गेम भी खेल दी और अपना मकसद भी इन्होंने पूरा कर लेना था। ये एक प्लानिंग थी। खान साहब ने जलसा शुरू होने से 2 घंटे पहले अचानक से इन तमाम चीज़ों को तब्दील किया। आपने गौर नहीं किया कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा कि अगर इमरान खान को कोई जानी नुकसान होता है और उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आती है तो मैं कबूल करता हूँ। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कबूल करने की बात है ना, मुझ पर आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं, क्या कभी किसी मुल्क के वज़ीर दाखिला ने ऐसी बात की? और ख़ासकर उस लीडर के मतलब जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जो इस वक्त पाकिस्तान का फेवरेट 3 लीडर है, जो जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम उसके साथ खड़ी है। आज रहीम यार खान का जलसा रहीम यार खान में था, लेकिन लगता था लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, लोधरा में, बुरेवाला में, गुजरावाला में, सियालकोट में, आप जिस जगह अपना हाफिजाबाद में, हर जगह जलसा हो रहा है। यानी आज एक पावर शो था कि खान अगर किसी एक जगह जलसा करेगा
तो वो हर जगह से लोग निकलेंगे, हर जगह से बाहर आएंगे, सारा कुछ ही होगा। देखें ये एक था, खान साहब ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली की थी। खान साहब इनको दुरा दुरा कर मारेंगे। आप जेहन में रखिएगा, अगर हुकूमत ये समझे कि अब वो किसी तरीके से खान साहब को गिरा लेंगे, नहीं है। खान साहब की टीम में जो लोग शामिल हैं वो पाक, बस मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे दीवाने लोग हैं कि जो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं इसके पीछे सियासी मंतक क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, साबिक वफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, आज इम्कानात तो यही थे कि खान साहब तहरीक आज़ादी के लॉन्ग मार्च का ऐलान करते, कॉल दे देते, आज तारीख का भी ऐलान हो जाता, लेकिन खान साहब ने उससे पसोपेश का मुजाहरा किया और ये कहा कि मैं उस वक्त तहरीक का ऐलान करूंगा जब इन्हें लगेगा कि मैं पीछे हट रहा हूं। इसके पीछे सियासी मसलहत क्या है? देखिए, हमारा जो तहरीक इंसाफ का एक मकसद वो ये है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं और फसाद के बगैर जाएं। हम एक ऐसा लायमल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम इंतखाबात तो हुए, लेकिन उसके लिए हमें जो एक आप समझिए कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना जो है वो हमें दुरुस्त नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ही कमज़ोर कदमों के ऊपर खड़ी। अब ये जो आज का इज्तिमा था और जो बाकी हमारा सारे मामलात हैं, एक जो सियासी हिकमत अमली है वो सिर्फ एक फैक्टर का नाम नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें मिल के आगे जाते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जा रहा है और हम जो भी कदम उठाएंगे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी। चौधरी साहब कथा कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे हैं दुरुस्त समत में सियासत आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बढ़ रही होगी, क्या मौजूदा वफाकी हुकूमत की तरफ से भी बढ़ रही? एक तरफ से ही आगे बढ़नी है दुरुस्त सिमत में। दोनों की सिमत तो दुरुस्त नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की सिमत जो है वो मुतसादम है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो एम है यानी इंतखाबात हासिल करना और बगैर फसाद के हासिल करना, मुझे उम्मीद है कि हम उसके करीब पहुँच रहे हैं और जल्द ही आपको इंशाल्लाह ऐसे हालात और आसार भी मिलना शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको भी ये लगेगा कि मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। जो साहब, क्या अक्टूबर का महीना इंतखाबात की तरफ बढ़ने का महीना हो गया? क्या अक्टूबर के महीने में नया आप सेटअप देख रहे हैं, निगरान सेटअप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जो है वो मामलात वाज़े होना शुरू हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम एक वाज़े गेम प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि जो मामला जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह दुरुस्त में आगे बढ़े। जो आज इमरान खान साहब ने जो आज एक ऑफ़र किया है, बल्कि कि अगर आप अमरीकी वो जो रिजीम चेंज जो भी मामला था साइफर, उसकी अगर आप इंक्वायरी करवाते हैं तो हम फिर असम्बलियों में जाने के लिए तैयार है। इंक्वायरी किससे करवाएं तो जिससे आप मुतमिन हो? हमने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लेटर लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है, तो ये जो मामला है ये तो चीफ जस्टिस साहब ने देखना है और उसके साथ अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस को अनाउंस करे तो भी जो है वो फ्रेमवर्क तय करने के लिए असम्बलियों में जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कदम होगा और हम इन असम्बलियों का हिस्सा सिर्फ उस सूरत में बनेंगे जब ये असम्बलियाँ नए निज़ाम की तश्कील में किरदार अदा करेंगी। इस निज़ाम को लेके आगे चलने में फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम हो चाहे वो मुआशी इस्तेहकाम हो, वो नहीं आ सकता और हम मौजूदा सिस्टम का हिस्सा होने के लिए तैयार। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि साइफर की तहकीकात का आगाज़ हो तो हम चले जाएंगे, क्या सिर्फ ऐलान हो, आगाज़ हो तो तभी असेंबली में जाएंगे या फिर उसका नतीजा आएगा तो तब फैसला करेंगे? नतीजा आने में तो टाइम लग जाता है। तो अगर ये साइफर का जस्टिस पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन का बनाते हैं और उसके बाद अर्ली इलेक्शन तरफ हम जाते हैं तो फिर हम जो है वो सोच सकते हैं दोबारा असेंबलियों का हिस्सा बने। जो सब आने वाले दिनों में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये निगरान सेटअप की तरफ जाते नज़र आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
इसाक डार पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद इसाक डार के बाद वो नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये वो भी अपना काम इसी अक्टूबर में कंप्लीट करेंगे? उनको भी इस बात का इल्म है, या आप समझते हैं कि वो आपको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम तो समझते हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए, लेकिन ये है कि उनको वापस आके जो कानूनी प्रोसेस है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। ये जो जिस तरीके से कानून को हम बनाए पुष्ट रख देते हैं और उसके बाद एक डील के जरिए मामला तय होते हैं, वो हमारे लिए कंसर्निंग है और वो उसकी हम हर हालत में मुखालफत करेंगे। लेकिन अगर उसकी वैसे वो आते हैं तो जाहिर है और अपना हिस्सा लें मामलात में, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कानून का सामना करने को तैयार है तो फिर हमें उनके आने में कोई एतराज़ नहीं। चौधरी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब जिनकी मुद्दत पूरी होने वाली है, मुंतखब नुमाइंदे तो है नहीं, 6 महीने के लिए वज़ीर ख़जाना बने थे। इसहाक डार साहब की वापसी की इत्तलात आ रही हैं कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उसी तैयारे में बैठ के वापस आएंगे इतवार की रात को। वो आते हैं, वज़ीर ख़जाना बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये नए इंतखाबात में किस हद तक रुकावट साबित होगी? देखें जी, ये इसहाक डार साहब जो हैं वो तो में कुर्बानियाँ दी हैं इस हुकूमत की जो गलत पॉलिसियाँ 4-5 महीने में जितनी मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसकी कौर सदा की है, खुद वज़ीर आज़म ने भी शायद इतनी ना की हो। और जिस तरीके से जो भी मुआशी पॉलिसियाँ हैं जो दरअसल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पॉलिसियाँ थी, मिफ्ताह इस्माइल लेके उसको आगे बढ़े और उससे बहुत उन्होंने नुकसान पहुँचाया खुद को भी और पाकिस्तान को भी। और अब उनकी कुर्बानी जो है वो कर दी गई है और अब जो है वो इसहाक डार को ले आए हैं। अब इसहाक डार जो है उन्होंने माजी में भी पाकिस्तान की मईशत के साथ बहुत बड़े खिलवाड़ किए हैं और ये जो मामला है ये भी ऐसा ही एक होगा। और इसी में मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मौके के ऊपर इसहाक डार जो है उनको लाया जा रहा है, लेकिन इसहाक डार इस गेम में बड़े प्लेयर नहीं है क्योंकि इस प्यादे के तौर पर ही आ रहे हैं और प्यादों की अब इस खेल में कोई जगह रही नहीं। ख्वाजा साहब, 2 सवाल। एक तो ये कि इमरान खान साहब कहते हैं 25 तारीख को हम तैयारी में नहीं थे, अब हम तैयारी के साथ आएंगे। तैयारी के साथ आने की सूरत में अगर तसादम होता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? और दूसरा कि पंजाब के हवाले से आज बात की गई राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि जो हमारी पटिशन है आइनी कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसका फ़ैसला आने दें और फिर उसके बाद देखें हम क्या करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में जब आप देखते हैं कि नए इंतखाबात की तरफ जाने की भी तैयारी हो रही है और किसी तरफ से आपको इशारा भी मिला होगा या हालात भी देखे होंगे, तो इस वक्त में पंजाब हुकूमत का तब्दील होना या तहरीक इंसाफ का दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाना? राना साहब, बेसिकली बात यह है कि पंजाब असम्बली की सियासत तो आप ज़्यादा समझते हैं, आप ज़्यादा करीब से देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी जो मेंबरान है वो कोई जिन्होंने सियासत करनी है वो पीटीआई से गद्दारी करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्होंने आगे सियासत नहीं करनी। क्योंकि इस वक्त जो एक माहौल है जो एक नोटों के खिलाफ और इस तरह से जो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरों की तरफ पैसे और दूसरे मामला को करने का माहौल नहीं और लोग जो है उसको नफरत से देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात ऐसे मीडिया की में कहने के लिए तो ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई जान नहीं है, पंजाब में कोई तब्दीली आने का इम्कान। चौधरी साहब, खान साहब कहते हैं बेशुमार मौक़ों के ऊपर उनका ये बयान सामने आया था कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। क्या समझते हैं कि अब भी वो मौका मौजूद है, अब भी वो नाअहली की तलवार लटक रही है? दूसरी बात ये कि आज के ही दिन खान साहब ने अपने जलसे में ये कहा कि मैं एक गेंद से 3 विकेट्स उड़ाऊंगा। वो 3 विकेट्स का इशारा किस तरफ है? जाहिर है 3 पार्टियां हैं ना जी, फजलुर रहमान है, जरदारी है और शहबाज शरीफ है। और जो -1 का फार्मूला है वो तो भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है, उसमें देखते हैं ये कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये कोशिश पूरी करेंगे अपनी इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की, लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होगा। अच्छा जो साहब, खान साहब की जान को क्या अब भी खतरा है? बट आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल है खान साहब। जाहिर है इमरान खान की जान जो इस तरह से इन्होंने ये पूरा एक मजहबी मुतशद्दिद जो है वो चीज बनाई और जिस तरीके से करना चाह रहे हैं उसके नतीजे में जाहिर है कि जान को तो खतरा पाकिस्तान में तो वैसे ही होता है। और इमरान खान जैसी जो शख्सियत है
उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो सारी एक हेट कैंपेन उनके खिलाफ बनाई जा रही और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और हर शऊर शख्स उसकी मजम्मत करे। नफरत अंगेज मुहिम जो उनके खिलाफ चलाई जा रही है ये जान को खतरे के ही मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना, जरा बात हो रही थी, मैंने ये बात की कि इसहाक डार साहब की वतन वापसी के हवाले से प्लान मुरतब हो चुका है। इत्तलात यही है, ज़रा यही बताते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही इतवार की रात को तैयारी के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे, अदालत पेश होंगे, अदालत पेशी के बाद वो सीनियरशिप का हलफ उठाएंगे, फिर वो बतौर वज़ीर ख़जाना हलफ उठाएंगे। अब अगर उनकी वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है और बकौल फवाद हुसैन चौधरी साहब वो एक प्यादे हैं, तो असल मोहरा उसकी वापसी का रास्ता किस हद तक हमवार दिखाई देता है? या सर, अगर तो ऐसा हुआ जैसा आप बता रहे हैं और वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के त्यारे में बैठ के या उनके साथ आते हैं और उनके साथ जहाज़ से बाहर निकलते हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल से निकलते हैं, तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी और ये सबसे बुरा ये सबसे बुरा मुस्लिम लीग नून के लिए होगा, ये PDM के लिए सबसे बुरा होगा। आप ज़हन में रखिएगा, सियासी तौर पर, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर और अदालती मौजूदा निज़ाम के तहत इन तीनों लिहाज से जो है सबसे बड़ा अपना नुकसान यह करवाएंगे। यानी तासर क्या दिया जाएगा? तासर तो पहले ये दिया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस बरतानिया में, लंदन में उन लोगों से मिल रहे हैं जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं, जो पाकिस्तान से गए हुए हैं इलाज के लिए, वापस नहीं आए। और उनको मिल भी कौन रहा है? वो मिल रहा है जिसने अपना 50 रुपये का या 100 रुपये का स्टाम्प लिख के दिया हुआ है और वो मिल रहे हैं। अब अगर उन्हीं के त्यारे में कोई वापस आता है और ये सारा कुछ होता है तो उसके बाद आप देख लेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में, आप पाकिस्तान की अवामी जो रद्द-ए-अमल होगा अवाम का, उसमें क्या फ़र्क आएगा? इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल आएगा और ये एक तासर मिलेगा कि ये हुकूमत जो है वो लेके आई है और ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। अगर ये हमाकत हो गई तो मेरे सवाल का दूसरा पहलू जी कि अगर प्यादा पाकिस्तान आ रहा है बकौल फवाद हुसैन चौधरी साहब, अब प्यादों की नौबत नहीं रही, अब प्यादों वाली सूरत हाल नहीं रही, तो असल मोहरे की वापसी के लिए जो राह हमवार की जा रही है किस हद तक सूदमंद होगी? देखें, मैंने तो ये तो फवाद साहब ने तो आज का हमारे बड़े मोज़िज़ हमारे भाई हैं, मैंने अपने इसी प्रोग्राम में बहुत पहले कह दिया था, याद करें आप, हमने तो कह दिया था कि इसहाक डार को इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि पाकिस्तान की जाके वज़ीर ख़जाना बन जाए या पाकिस्तान में सेनेट में कोई ओहदा मिल जाए या पाकिस्तान के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म बन जाए या कोई और अहम ओहदा मिल जाए। वो बेसिक एक तो ओहदा तो उनको मिलना ही मिलना है और सबसे पावरफुल शख्सियत वही होने हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको इसलिए लाया जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अब सबसे ज़्यादा एतबार मरियम के साथ इन पे है। ये मियाँ साहब के लिए यहाँ पर रास्ता इस्तवार करेंगे, उनके लिए सारे मामला दुरुस्त करेंगे, उनके लिए जिनके साथ में मिलना होगा, जो मामला भी करने होंगे वो करेंगे। ये इसके लिए आ रहे हैं। अगर उनको ये आप समझें कि सिर्फ सेनेट का हलफ उठाने आना है तो वो कोई ऐसा मामला नहीं है, ये सब इस चीज़ के लिए हो रहा है। और मियाँ नवाज़ शरीफ को ये कह के आएंगे कि आप सितंबर तो गुजर गया, अक्टूबर भी गुजर गया, नवंबर या दिसंबर तक, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, नवंबर या दिसंबर तक मियाँ साहब के मामला दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी अगर इनको मोहलत मिली। राना साहब, आज की जो मीटिंग रही 3.5 से 4 घंटे तवील मीटिंग थी जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में हुई है, हुसैन नवाज़ के दफ्तर में भी हुई है, इस मीटिंग का नतीजा क्या रहा है? उन्होंने फ्रेमवर्क क्या तैयार किया? एक तरफ तो बात ये थी कि क्या अपनी मुद्दत पूरी करनी है या नहीं करनी, दूसरी बात थी कि अगर इस्लामाबाद का रुख PTI करती है तो उसे किस हिकमत अमली के तहत उसका सामना करना है। तो आज की अंदरूनी कहानी क्या रही? मेरे पास इतला ये है कि वहाँ, मेरे पास जो इतलात है वो तो ये इतलात है कि वहाँ पे फैसला ये हुआ है कि जनाब मियाँ साहब का मामला क्लियर करके फौरी तौर पर हुकूमत ख़त्म की जाए, निगरान सेटअप लाया जाए ताकि आगे अगले दिनों में आने वाले महंगाई का सैलाब, आने वाले दिनों में सैलाब ज़दगान के एहतजाज, आने वाले दिनों में गंदम और आटे का बहरान, आने वाले दिनों में चावल का नायाब होना, आने वाले दिनों में बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ना, आने वाले दिनों में गैस का बदतरीन बहरान पैदा होना, इन तमाम चीज़ों का जो बर्डन है ये निगरान सेटअप पर पड़े और मियाँ साहब का रास्ता क्लियर हो चुका हो और मियाँ साहब पाकिस्तान आकर अपनी मूवमेंट बनाएं। मेरी पास इतला ये है। लेकिन मैं साथ आपको ये भी बताता चलूँ, इस अपनी मीटिंग के बाद मेरे पास इतला यह है कि फौरी तौर पर PDM के रहनुमाओं से राब्ते किए गए। जब PDM के रहनुमाओं से राब्ते किए गए तो या सर उस PDM के रहनुमाओं ने उस पर
शदीद रद्द अमल दिया। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। मौलाना साहब ने और फजलुर रहमान साहब ने उस पर शदीद रद्द अमल दिया, और मौलाना फजलुर रहमान और सौरिया अली जरदारी साहब ने शदीद रद्द अमल दिया, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमने हर हाल में अपनी मुद्दत पूरी करनी है। जिस पर बाबूजी ने कहा कि मुद्दत पूरी करनी है, तो हमारे पास लोगों को देने के लिए है क्या? हम क्या लोगों को दे सकते हैं? IMF ने हमारी सब कुछ बांध के रख दिया है, पैसे है नहीं हमारे पास। जो लोग बेघर हुए हैं, हम सारा पैसा भी उन पे लगा दें, हमें पूरी दुनिया भी सपोर्ट कर दे, हम उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। आवाम को अगर रिलीफ देने की पोजीशन में है नहीं, तो किस तरीके से फिर अगले इलेक्शन में जाएंगे, और अवामी रद्दमल हमारे खिलाफ जो आएगा उसका क्या बनेगा? उन्होंने कहा जो भी बने, ये मतलब इमरान खान की जिद में मैं आपको ये बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी इमरान खान का हमने मुझे ये जो मुतालबा है ये मंजूर नहीं होने देना, लिहाजा ये किसी सूरत में यह सब नहीं होगा, और आप ऐसा करने की, ये लफ्ज़ अदा किया गया जो मैं कह रहा हूँ, आप ऐसा करने की कोशिश भी ना कीजिएगा। राना साहब, एक सवाल है। IMF ने आज ये कहा, जब बातें ये होना शुरू हुई कि IMF के साथ हम डील कर रहे हैं, और डील के तहत नर्म मिजाज ही IMF के लहजे में लाना चाहते हैं कि ताकि कोई नरमी हमारे साथ बरती जाए और सूरत हाल बेहतर हो। आज स्कूक बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदे गए, जिसके बाद IMF ने एक एलामिया जारी किया कि खुलेआम आप नरमी की बात ना करें, अगर कोई करनी है तो हमारे साथ आके टेबल टॉक करें। जब हुकूमत को ये पता हो कि IMF के साथ डील नरम हो सकती है, और IMF उसका इशारा भी दे रहा है, बैरूनी दबाव भी है जिसकी वजह से IMF के ऊपर दबाव पड़ेगा, पाकिस्तान में जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ तवालत भी इख्तियार की जा सकती है, 2 माह बाद जो कर्जे दिए जाने हैं वापस, उसमें भी कुछ नरमी आ सकती है, सैलाब की मद में भी पैसा आएगा, तो क्या ये सारा कुछ वो निगरान सेटअप पे छोड़ जाएंगे? ये सारा कुछ आने के बाद भी क्या हालात ठीक हो जाएंगे? आपके स्कूट बॉन्ड जिस कीमत में बिके हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि आप दिवालिया होने से बच गए हैं? चले मुझे बताएं। नहीं, वो तो हमारे वज़ीर आज़म का बयान ही काफ़ी है ना। हाँ, तो फिर आप क्या समझते हैं? आप इस तबाही को तो आप क्या समझ रहे हैं? ये जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, वैसे जाके देखते हैं, अब जाके देखें ना लोगों का क्या हाल है। क्या ये मिलने वाले पैसे इन लोगों पे लगेंगे? और भाई, सैलाब ईद का त्यौहार होता है उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में बैठकर पैसा लूटते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। आफत बहुत से लोगों के लिए कारोबार होती है, कारोबार होता है। तो फिर आप क्या समझ रहे हैं? चलें मुझे ज़रा आज के दिन तक बता दें, आज के दिन तक बता दें कितनी जगहों पर कौन सी डेवलपमेंट की गई है? चले बता दें मुझे। सिंध में डेवलपमेंट ये हुई है कि सैलाब मुतासरीन ने ट्रक रोक लिए हैं, और उनका ये कहना था कि मिली भगत से ही किसी और जगह पर मुंतकिल किए जा रहे हैं, आए हमारे नाम पर। तो भाई, तो फिर मुझे बताएं, तो ये आप ये जो तहसीलदार पटवारी ने लिस्टें बनानी है, उसमें पता कितने कितने पैसे लगने हैं? आपको पता है जब आप दूध की रखवाली पे किसी और को बिठा देंगे तो क्या होगा? ना करें या सर, ये सारा कुछ हो भी जाए, ये सारा कुछ हो जाए, IMF इन्हें कह दे कि आपने 4 साल बाद देने हैं पैसे, और यार IMF के अपने पैसे देने कितने हैं? चले मुझे बताएं, कितनी किस्त देनी है आपने? जितनी किस्त आपने IMF से पैसे लिए हैं या जितनी किस्त देनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कई गुना ज्यादा तो हमारे हुक्मरानों की अपनी जायदादें हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसे तो इमरान खान साहब इकट्ठे कर रहेंगे, उससे कई गुना ज्यादा पैसे तो जनाब इनके दुबई और जगह पर जो इन्होंने हालात या फ्लाइट्स खरीदे उनके हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क तो ये पड़ता है कि उसका इस्तेमाल ठीक होगा। फर्क नीयत से पड़ता है, नीयत साफ हो तो बहुत से इकदाम भी हो जब आपका हुक्मरान माजरत से, जब आपके हुक्मरान 10-10 हज़ार डॉलर के रूम्स में रहते हों, जब आपको सबसे पहले अपनी ज़ात की नफ़ी करनी होती है, आप दिखाने के लिए ये कह देते कि जनाब हम सफारत खाने में ठहरे हैं, इसलिए कि मेरे मुल्क के लोग जो हैं वो खैमों में ठहर रहे हैं, मैं इसलिए कि मेरे मुल्क के लोग जो हैं उन्हें रोटी नहीं मिल रही, तो हम अपने पैसे, इन पैसों को बचाएंगे। तो आप देखते कि लोग इन्हें हीरो कहते। उसके बाद जो आज मुझे नहीं पता कि मैं डिस्कस करनी है कि नहीं करनी, लेकिन तमाम टीवी चैनल पर जो एक मुबीना उस पर बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात डिस्कस हो रही है, जरा उस पर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो मुबैना ऑडियो लीक इस वक्त सोशल गर्दिश कर रही है, उसके मंदरजात क्या हैं, और अगर वो सच साबित हुई तो उसके असरात क्या होंगे। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, ये एदाद व शुमार हमें ये बताते हैं कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल हैं।
इस वक्त आम आदमी जिसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसे रोज़मर्रा के अखराजात अपनी जेब पर भारी दिखाई देते हैं और उसकी आमदन बहुत कम है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, वो अगर लॉ लगाएगा उम्मीद की तो किसके साथ लगाएगा? उसे उम्मीद का दिया रोशन करके कौन हाथ में पकड़ाएगा? इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना एहसान साहब, आज चेयरमैन PTI ने रहीम यार खान के जलसे में एक वीडियो क्लिप चलाया वज़ीर आज़म का, जो उन्होंने अमेरिका के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया था। उसका एक शॉर्ट क्लिप था जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, दिवालिया होने वाला नहीं। तो आने वाले दिनों में मुआशी इस्तेहकाम किस तरीके से देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये कि कोई ऐसे जो है वो हम इस दिवालियेपन का तो कोई बात ही नहीं है। पहले था IMF के मुआहदे से पहले, जब इमरान खान इसको एक माशी दलदल में इस मुल्क को फेंक के और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में छोड़ गया था, लेकिन अब IMF के प्रोग्राम में आप हैं, तो मैं आपको ये तसल्ली और आपके प्रोग्राम से पूरी कौम को तसल्ली देना चाहता हूं कि डिफॉल्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऐसा कोई मामलात ही नहीं है। आगे आने वाले इस पूरे साल के जो हमारी डेट की रीपेमेंट है उसका बंदोबस्त हो चुका है। उसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट हम समझ रहे हैं इस साल होगा, उसको कवर करने का भी बंदोबस्त हो गया। बल्कि मैं समझता हूं आगे आने वाले हफ्तों और महीने जो हैं उसके अंदर आपको एक एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मिलेगी और आप रुपए को स्ट्रेंथन होते भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। राना साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने इकरार किया कि हम महंगाई पे काबू नहीं पा सके, हम आवाम को वो रिलीफ नहीं दे सके। तो क्या आने वाले दिनों में महंगाई पर काबू या रिलीफ पाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि दुनिया में एक एनर्जी का क्राइसिस है यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद, जो बहुत तेजी पकड़ गया। तो दुनिया में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 40 साला रिकॉर्ड महंगाई का टूट गया है। यूरोप में कुछ ममालिक में पिछले पूरी सदी का जो महंगाई का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। दुनिया महंगाई की जो हुकूमतें हैं वो महंगाई को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रोथ की तरफ उनकी जो है वो तरजीह नहीं है। तभी US में 3 दफा उनके जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद, वो बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान भी इस दुनिया के अंदर ही है और पाकिस्तान को जो एनर्जी की कॉस्ट जो $10 अरब की हमारी इंपोर्ट होती थी, आज वो 22, 23, $24 अरब से भी तजावज कर सकती है इस साल के अंदर। तो हमारा जो पहले ही एक गरीब मुल्क है, हमें ये ज्यादा झटका जो लगा दुनिया को, वो हमें जरा ज्यादा जोर से लगा। राना साहब, मैं इन बातों से इत्तफाक करता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 5 महीनों की कम तरीन सतह पे आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं। अमरीकी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $86 और $80 फी बैरल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमें तेल की कीमतें अदा करना पड़ रही हैं वो $125 फी बैरल पे जब कीमत थी उसी के मुतरादिफ देना पड़ रही है। अवाम को ये रिलीफ कैसे मुंतकिल होगा? देखें, एक तो हमने लूज किया, जब रुपया डीवैल्यू हुआ तो जो हमने गेन किया तेल की कीमतें कम होने में, वहां हमने रुपए की जो गिरावट थी उधर हमने इस एडवांटेज को लूज किया। अगर रुपया स्ट्रेंथन होता है तो वो हम एडवांटेज दोबारा गेन बैक जरूर करेंगे और हमें उम्मीद है कि रुपया स्ट्रेंथन होगा। देखिए, दूसरा, आज अगर हम मुआयना करें दुनिया में तेल की प्राइसेस का, तो आज हम बांग्लादेश से भी कम है। इंडिया, इस पूरे खित्ते में हमारा तेल की कीमतें और तेल पे जो टैक्स है वो कम है। लेकिन अगर हमें आगे रुपया स्ट्रेंथन हुआ नजर आता है और जो हमने मुआहदा जो मुआहदा हमने कंटिन्यू किया है PTI का IMF से, जहां हमने लेवी लगानी है, उसके बाद वो अगर गुंजाइश मिलेगी तो हम जरूर वो कमी ट्रांसफर करेंगे। और एक और पॉइंट देखें, आज अगर क्रूड ऑयल $50 का हो जाए तो उसके जो असरात हैं वो आपको 2.5 महीने या 3 महीने बाद इस मुल्क में पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मैकेनिज्म है तेल की कीमतों का तयन करने का, वो उसमें जैसे ही रिलीफ आएगा तो वो अवाम को जरूर ट्रांसफर होगा। राना साहब, आज एक ऑडियो बड़ी डिस्कस हो रही है तमाम मीडिया पर, आपने भी सुनी होगी शिबाशी साहब के हवाले से। वो असली है, नकली है, जाली है, क्या है? नहीं, मैं ऑडियो नहीं सुन सका, मुझे थोड़ा सा अगर बता दें कि क्या ऑडियो है। वो एक अपने ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं जिसमें मरियम नवाज साहिबा के दामाद के हवाले से बातचीत ये है कि भारत के साथ तिजारत करनी है, इंपोर्टेड चीज़ें मंगवानी है,
जिसके लिए वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा को समझाया जाए, क्योंकि ये जो मंजूरी है ये ECC इजलास से लेना पड़ेगी, फिर बड़ा कोहराम मच जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो अब हमें कोई चीज इस वक्त जहां किल्लत है और अवाम हमारी जो है जिस तरह टमाटर या जो है कनक की शॉर्टेज के इम्कानात थे, तो वो तो हमने अफगानिस्तान से सारी ड्यूटीज खत्म कर दी, ईरान से चीजें इंपोर्ट की। अगर हमें कोई जरूरी अशिया है वो अगर हमें इंडिया से भी लेनी पड़े तो मैं समझता हूं उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हम ट्रेड खोलने जा रहे हैं इंडिया से? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये जरूर सुना है कि मुख्तलिफ चेंबर्स या जो टेक्सटाइल की एसोसिएशंस हैं वो डिमांड कर रही हैं कि उनको कॉटन की इजाजत दे दी जाए, कि कॉटन हम इंपोर्ट कर लें इंडिया से, कि उनको 4-5 दिनों में कॉटन उनके दरवाजे तक पहुंच जाती है। और क्योंकि यहाँ कॉटन की क्रॉप भी जो है वो डैमेज हुई है, तो वो डिमांड जरूर आई है, इसके ऊपर हुकूमत गौर भी कर रही है। लेकिन क्या पूरी ट्रेड खोल दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या कॉटन भी खोल दी जाएगी? नहीं खोल दी जाएगी, इस पे भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ, गौर व फिक्र हो रही है। हम देखेंगे कि ये जो ताजरों की डिमांड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड है, अगर हम किसी और जरिए से पूरी कर सकते हैं, सस्ती कॉटन मंगवा के, या उनकी जो डिलीवरी के इश्यूज हैं, एक्सपोर्ट के टारगेट्स मीट करने के लिए अगर वो मुमकिन हुई, तो हम हर अल्टरनेटिव जो है वो जरूर इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ फिर इस पे सोचा जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा राना साहब, इसाक डार साहब क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ आ रहे हैं? 4 अक्टूबर को आ रहे हैं, या फिर वो और मियाँ साहब इकट्ठे आ रहे हैं? क्या प्रोग्राम? और उनके आने के बाद मियाँ साहब फिर कब आ रहे हैं? देखिए, जो इसाक डार साहब हैं उनके ऊपर जाली और फ्रॉड केसेस बनाए गए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, और उनके कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर वो दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाए या जो है वो फरार हो जाए। वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वो जो है एसेट्स बियॉन्ड मीन के जाली केसेस हैं जो को वो फेस करेंगे आके। और मैं समझता हूं कि उनको मुल्क आना चाहिए है, नवाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए। और लग ऐसे रहा है, मेरे पास कोई इस तरह की हतमी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो अगले हफ्ते के अंदर जो है वो आ जाएंगे पाकिस्तान, और उनको PMLN वेलकम करेगी। राना साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज ये बात की है कि बैरूनी इमदाद जो सैलाब की मद में आई थी, वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 पैसा भी मुंतकिल नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने अपनी मदद आप के तहत सारे फंड जारी किए। देखें, हम लोग जो बिस्प है उसके अंदर तफरीक नहीं की जाती कि जो पंजाब के लोग हों या सिंध के लोग हों या बलूचिस्तान के लोग हों। हमने 70 अरब बिस्प के जरिए वो सारे सूबों में हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने टेंट्स दिए हैं, पंजाब को भी दिए हैं, सिंध को भी दिए हैं, बलूचिस्तान को भी दिए हैं हमने, और जो हमें चीजें आई हैं बाहर से वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की हैं। जो NDMA जो फ्लड्स को जो है वो जिसको मॉनिटर कर रही है, उसके अंदर चारों सूबों के जो सेक्रेटरीज हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होता है। और सूबे जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर फंड सूबों के पास हैं, वफाक के पास तो ना होने के बराबर फंड्स हैं। तो जो सूबे हैं वो खुद उनको चाहिए है कि वो इस मामलात को देखें, और वफाक जिस हद तक हो सका जो हमें फंड्स मिलेंगे वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म की तरफ के जरिए वो तकसीम होंगे, और पूरे पाकिस्तान में तकसीम होंगे जहां जहां फ्लड अफेक्टीज हैं, बिला किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिला देखे हुए कि PTI की हुकूमत कहाँ है या पीपल्स पार्टी की कहाँ है। हमारा बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं है। और डेली बेसिस पे मैं फिर रिपीट करूंगा कि सब सूबों के सेक्रेटरीज से डेली बेसिस पे मुशावरत भी होती है और राब्ता भी होता है। अच्छा राना साहब, ये तो बताएं, इसाक डार साहब आ रहे हैं और आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून वेलकम करेगी, तो आके उन्हें मुफ्ता इस्माइल की जगह ले रहे हैं, सेनेट में किसी की जगह ले रहे हैं, या फिर वो सीनियर वजीर या डिप्टी वजीर आजम क्या बन रहे हैं वो? देखें, ये वजीर आजम का प्रोगेटिव है, वो जो मर्जी तब्दीलियां करें कैबिनेट के अंदर, वो जिसको मर्जी फाइनेंस मिनिस्टर लगाएं, जिसको मर्जी उतारें। देखें, ये जरूर है कि मिफ्ता साहब का जो टेन्योर है वो 6 महीने का है, और वो 9 अक्टूबर को मेरे ख्याल से वो एज अ मुशीर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या फैसला किया है वजीर आजम साहब ने, वो आगे आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। वो एज अ फेडरल मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है, वो मेंबर सेनेट नहीं है।
ये बताइए राना साहब के चेयरमैन पीटीआई की तरफ से ये बात की गई है कि अगर आप साइफर पर तहकीकात का आगाज करते हैं तो हम कौमी असम्बली में वापस आ जाएंगे। क्या वफाकी हुकूमत कोई कमेटी तश्कील देगी, इस पे इकदाम उठाएगी? देखें, ये सिर्फ टोपी ड्रामे हैं। हर रोज इनकी नई डिमांड आ जाती है। कभी वो कहते हैं हम हकीकी आज़ादी कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम महंगाई मार्च कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं साइफर खोल दो, कभी कहते हैं इलेक्शन करा दो। तो इनकी तो डेली बेसिस पे इन्होंने क्यों नहीं तहकीक कराई साइफर के ऊपर जब ये खुद हुकूमत में थे। देखें, वो दफन हो चुका है मामला इस लिहाज से कि अब तो वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो रूस के सदर से भी मिल रहे हैं, वो शायद रूस का चक्कर भी लगाएं, वो तो चाइनीज सदर से भी मिल रहे हैं, वो अमेरिकन सदर से भी मिल रहे हैं, वो दुनिया के सदूर वजीर आजमों से मिल रहे हैं। फिर एक कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी करा लेनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि सच क्या है झूठ क्या है। करा देनी चाहिए ना, फिर कमीशन बना देना चाहिए जब आप समझते हैं कि ये सारा है। तो ये मामला अब देखें, वो चाहते हैं कि यहां ड्रामेबाजी लगी रहे। वो मामला तो अब उसके अंदर कितनी क्लैरिटी चाहिए है। यहां तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसने तफसीली उसके ऊपर बयान दे दिया, डीजी आईएसपीआर ने बयान दे दिया। उसके अलावा आपको अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को देख लिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उन्होंने मिनट्स बुला लिए, वहां तहकीक कर ली, 5 मेंबर वो बेंच। चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं कि यही तरीकाकार इख्तियार रखा जाए और इसी तरीके से हुकूमत को पसपेश का मुजाहरा करने दिया जाए और हुकूमत को इसी तरीके से दबाव का निशाना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे और पंजाब की सियासत पे बिलखुसूस बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब की सियासत पे बात करेंगे। पंजाब की सियासत को लेकर आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात की है कि पंजाब में कभी भी हुकूमत तब्दील की जा सकती है। पंजाब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है गवर्नेंस के हवाले से। और उनका ये भी कहना था कि अगर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च होता है और हमने पंजाब को जो रिक्वेजिशन भेजी है, पंजाब हमें कानूनी या अफरादी मुआवनत नहीं भी फराहम करता तब भी कोई मसला नहीं है, उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हम इकदाम कर लेंगे। इससे पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि आईनी कानूनी तौर पर अगर लॉन्ग मार्च में किसी ने मुआवनत की किसी भी सूबाई हुकूमत ने, तो फिर आईनी तौर पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और वफाकी हुकूमत हर वो इकदाम उठाएगी जो आईनी तौर पर दुरुस्त साबित होगा। अब पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान ये जो मामला गंभीर होता जा रहा है, इसके नताइज क्या निकलेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। आमिर सईद साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात की कि अगर आप हमें पुलिस की नफरी नहीं देते जो हमने आपको लिख के भेजा हुआ है, अगर आप हमें कोई और नफरी नहीं देते तो फिर हमारे पास रेंजर्स मौजूद है, हम उसी के जरिए अवाम को रोक लेंगे। क्या उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पर वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से कोई दरख्वास्त कर रखी है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, हर बंदे को आज़ादी इज़हार का हक हासिल है, हर बंदे को प्रोटेस्ट करने का राइट हासिल है। अगर पाकिस्तान के अंदर, अगर सुबह पंजाब के अंदर केपी वे में या बलोचिस्तान में किसी जगह या सिंध से कोई भी प्रोटेस्ट होता है या कोई लॉन्ग मार्च होता है, जो इससे पहले भी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां से तशरीफ लाए थे और प्रॉपर यहाँ से गए थे, इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब पंजाब से आए थे, उस वक्त पंजाब की इनकी गवर्नमेंट थी तो फैसिलिटेट किया गया था। तो लोगों को आप इस बात से नहीं रोक सकते हैं कि वो लॉन्ग मार्च करें या कोई चीज करें। दूसरी बात, आपने पूछा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोई रिटर्न एप्लीकेशन दी है या कोई भी चीज दी है। देखिए, आफ्टर 18th अमेंडमेंट सारे सूबे खुद मुख्तार हैं, उन्होंने अपने मामलात को खुद देखना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सारा कुछ उन्होंने खुद देखना है, अपनी भी जो चीजें हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब उस 26 किलोमीटर के इहाते में बैठकर वहां से ऐसे बातें कर रहे हैं और यहाँ पंजाब के अंदर उनके खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस पड़े हुए हैं, उनमें मफरूर है। राना साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं 27 किलोमीटर की हुकूमत है, आपने तो 1 किलोमीटर और कम कर दिया। तो सर, वो 1 किलोमीटर इसलिए कम किया कि ये जो परला पिंडी वाला रोड है उसको भी अपने अंदर शामिल करते हैं, वो पिंडी वाले रास्ते को निकाल दें साइड से, तो 26 किलोमीटर रह जाती है। तो अगर आप साइड के ऊपर आ जाएं तो मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त पंजाब से भागे हुए हैं और पंजाब में तशरीफ नहीं ला रहे, क्योंकि यहाँ पर वो 780 आज तो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भैया। सर नहीं, जहाँ से की है वो फिर देखें, अगर आप आते हैं वहां से और रेंजर्स के साथ खड़े होके आप इदारों को लड़ाने के चक्कर में बैठे हुए हैं, तो हम ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे।
जिससे सूबों के दरमियान और वफाक के दौरान कोई तसादुम की फजा पैदा हो, क्योंकि हमने हमेशा सियासत की है, मुफाहमत की सियासत की है और कभी इदारों को इदारों से लड़ाने की बात नहीं की है। अब अगर अभी तक खान साहब ने या किसी ने कोई प्रोटेस्ट करने के लिए कोई बात ही नहीं शुरू की और इस्लामाबाद के रास्तों को इन्होंने बड़े बड़े कंटेनर लगा के बंद कर दिया है, लोगों के लिए आना जाना दुश्वार कर दिया हुआ है, और अगर हमसे ये कह रहे हैं कि आप पुलिस देंगे, तो उनके पास ऑलरेडी लेवी है, उनके पास बाकी काफी चीजें हैं, इस्लामाबाद की इतनी पुलिस मौजूद है। अगर वो प्रोटेस्ट को रोकना चाहेंगे तो वो उनका काम है, वो रोकें। अगर वो सूबों से कोई चीज मांगते हैं तो सूबे उनके पास अपनी, उनकी सिंध की अपनी गवर्नमेंट है, जिनसे मंगवा लें। यहाँ उनके साथ कोalition गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। हमारा सब जरा इससे आगे निकलते हैं। आज एक टीवी चैनल पे बड़ा चला कि एक मीटिंग हुई जिसमें आप भी मौजूद थे, वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे और मियाँ असलम इकबाल साहब एहतजाजन उठ के चले गए, और फिर ये भी चलता रहा कि जी इमरान खान के साथ परवेज़ राई साहब के इख्तलाफात है, लेकिन परवेज़ राई साहब ने सियालकोट के जलसे में सारी जो है ना गलतफहमियाँ दूर कर दी। तो आज कोई ऐसी मीटिंग हुई जिसमें ये सारा कुछ हुआ? नहीं जी, आज कोई ऐसी मीटिंग नहीं है। चौधरी साहब तो आज लाहौर में थे ही नहीं, चौधरी साहब तो आज सियालकोट गए हुए थे। तो ये ऐसे ही लोग अफवाहें फैलाते हैं जो मुख्तलिफ दिनों से फैला रहे हैं। हमारे खान साहब के विजन के मुताबिक परवेज़ राई साहब पंजाब के अंदर CM है और जो भी चीजें हो रही हैं कोऑर्डिनेशन से हो रही हैं और हमारी एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छे अंदाज में हम गवर्नमेंट चाह रहे हैं। ये वो दुश्मन लोग हैं जो बैठ के वहां से ऐसी बातें उड़ाते हैं, जो उसमें अतात अरट जैसे लोग जो नौटंकी फिर रहे हैं, यहाँ पर आके लोगों के सामने बातें करते हैं, फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा। ये उनकी दिल की ख्वाहिशें हैं, वो ऐसी ख्वाहिशें उनके दिल में ही रह जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशन है PTI के साथ, हमारे मिनिस्टर्स के साथ, और परवेज़ राई साहब इमरान खान के साथ बिल्कुल कॉर्डियल रिलेशन के अंदर बैठ के हम गवर्नमेंट चला रहे हैं। ऐसी कोई भी इशू नहीं। आमिर सईद राना साहब, बात हो रही है आज ये कि साबिका हुकूमत ने जो सस्ते आटे स्कीम की शुरू किया था, आज वो भी पंजाब से गायब हो चुका है, पंजाब में मिल नहीं रहा। आप मुशीर भी हैं, माहिर कानून भी हैं, क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो रही है इसका असल बुनियादी जिम्मेदार कौन है? तो देखिए जी, ग़िज़ाई किल्लत अल्लाह के फजल से, जहाँ हमारे पास गंदम बड़ी वाफर मकदार में पड़ी हुई है, 10 लाख टन से ज्यादा पड़ी हुई है हमारे पास। हमने अभी इंपोर्ट भी की है गंदम, जो कि बाहर से हमने ऑर्डर किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर आ जाएगी। हमारा बलोचिस्तान सूबा, जहाँ पर सैलाब की वजह से बड़ी गंभीर सूरत हाल थी, हमने उनको भी गंदम दी है। हालांकि ये काम वफाक का था, बाकी सूबों को दे, लेकिन हमने बलोचिस्तान को भी दी है। अब सबसे बड़ा हमारे लिए इशू ये आ रहा है कि जो सिंध और पंजाब का बॉर्डर है, वहां से रोजाना इतने ट्रक वहां से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट कोई 43,000 टन गंदम पकड़ी है, जो कि वहां से स्मगल हो रही थी। जिस दिन चौधरी परवेज़ राई साहब ने ये कहा है कि हमारा जो किसान है वो किसान खुशहाल होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और कहा है कि जो नेक्स्ट ईयर के अंदर जो लोग गंदम उगाएंगे हम उनसे 3,000 रुपया मन में गंदम खरीद करेंगे। लेकिन सिंध ने अगले दिन उसको कहा कि हम 4,000 में खरीदेंगे, लेकिन वो 4,000 में एक दाना भी नहीं खरीदते। वो पंजाब से गंदम खरीद के वहां ले जाते हैं और वहां 1,000 रुपए का एडिशन करके करते हैं। हमने गंदम कंट्रोल की जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर वाजे अहकामात हैं कि जो ग़िज़ाई अजनास है उसकी आप ये नहीं कह सकते कि एक सूबे से दूसरे सूबे नहीं जा सकती। हम कंट्रोल कर रहे हैं इसके ऊपर कि हमारी गंदम हमारे पास पूरी हो, लेकिन अल्लाह के फजल से बस कुछ लोगों ने इसको ज़ख़ीरा दोज़ी की है। वो परवेज़ राई साहब ने कल की डायरेक्शन जारी कर दी है हर सूबे के अंदर, DCOs को भी और बाकी टीमें भी बढ़ा दी हैं। जहाँ जहाँ गोदामों के अंदर स्टॉक पड़ा होगा या फ्लोर मिल ऐसी काम करेगी, वहाँ छापे पड़ेंगे और इंशाल्लाह लोगों को हम आटा वाफर मकदार में देंगे। अच्छा राज साहब, आज एक कमेटी बनी है जो पंजाब के अंदर जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो गैर कानूनी इस तरह के 5,000 कनाल का अगर उन्हें इम्प्रूव मिली हुई है, इजाज़त मिली है, तो 50,000 कनाल बेच देते हैं, सरकारी जगहों पे कब्ज़े कर लेते हैं, उनके पास रास्ते नहीं होते, फिर सियासतदान उनके साथ मिले होते हैं, सरकारी मुलाजमीन उनके साथ मिले होते हैं। और लाहौर शहर जिसमें आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो शायद 1 या 2 हाउसिंग सोसाइटियाँ ऐसी हों जो कानूनी हैं, बाकी कानूनी नहीं। तो क्या आप इस ताकतवर माफिया का मुकाबला कर सकेंगे? किसी एक ताकतवर माफिया के शख्स को पकड़ सकेंगे, या आप भी इनके साथ वही करेंगे जो माजी में हुआ है? देखिए जी, चौधरी परवेज़ राई साहब ने जो आज कमेटी कायम की है, मैं उसका मेंबर हूं और मैं इंशाल्लाह उनकी आप उसके सेक्रेटरी भी हैं? जी जी, मैं सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने इसलिए आपसे सवाल किया ना। सर, आप अगले 2-3 दिन के अंदर देखेंगे, क्योंकि मैंने LDA के अंदर काफी इनके लीगल काम देखे हैं।
ये आपने तो 5000 कनाल कहा है, ये 150 से 200 कनाल की लैंड को अप्रूव कराते हैं और पीछे से 50,000 कनाल आम लोगों को बेच देते हैं। मैंने आज ही इनको इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं, पंजाब के अंदर जहां जहां जितनी अप्रूवल हुई है हमने उनका रिकॉर्ड मंगवा लिया हुआ है। बाई मंडे हम उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे और जिस सोसाइटी की अगर 2000 कनाल या 1000 कनाल अप्रूवल है और उससे ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हुए हैं तो हम बिला तफरीक उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कितना अरसा लगेगा? ये तो लाखों एकड़ की जमीन बनेगी, ये कोई 2, 4, 10, 20 हजारों सोसाइटियां, ये तो पता नहीं कितना आप सर कोई इशू नहीं है सर, जब आप काम करने की आपके अंदर लगन हो तो आपको लिए कोई मसाइल नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट के DCOs को हमने ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि हमें ये बताएं और ये जो ऑपरेशन होंगे वो यकदम शुरू होंगे, ये नहीं होगा कि एक शहर में एक दिन एक अगले शहर में। राज साहब आप तो LDA के लीगल एडवाइजर हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। कई DCO, कई DIG, कई और अफसरान तो इसमें पार्टनर है। क्या शेहूपुरा रोड, शरकपुर रोड, फिरोजवाला रोड, ये रायवेंड रोड, इस पर आप मुझे कोई 2 सोसाइटियां दिखा सकते हैं जो लीगल है? कोई 2 सोसाइटियां? सर सोसाइटीज काफी लीगल हैं। देखिए मैं अभी आपको इसलिए नहीं बात करूंगा, चले मुझे आप मेरे भाई हैं, मुझे 2 सोसाइटियों के नाम दे दें। मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा कि कौन सी सोसाइटी हैं जो मुकम्मल अप्रूव हैं, जहां लोग अपनी आंखें बंद करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी हम उसका डाटा शेयर करेंगे कि किस सोसाइटी की कितनी लैंड है जो कि उनकी अप्रूव है और कितने प्लॉट हैं जो ले सकते हैं। अदरवाइज बाकी कोई भी होगा उसकी जिम्मेदार वो गवर्नमेंट नहीं होगी, वो आवाम फिर अपनी मर्जी पे लेगी। किसी और दिन इस पे तफसील के साथ तो सर ये सर आवाम होगी जिम्मेदार, लेकिन हुकूमत क्या उसके खिलाफ एक्शन करेगी? बिल्कुल एक्शन करेंगे। जिसकी अगर कोई 500 कनाल की जगह अप्रूव कराई है और 10,000 बेच चुका हुआ है तो उसके ऊपर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। आप मंडे से देखेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर भरपूर तरीके से कार्रवाई होगी और किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी आएगा, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा चाहे जो भी हो, और इस पर बिला तफरीक कार्रवाई हुई। बहुत शुक्रिया आमिर सईद राज साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।